बहुत गिल्ट हुआ। काउंसलिंग अटेंड कर लेती तो शायद आज मैं भी एमबीबीएस कर रही होती। लेकिन 3 साल पहले जहाँ से जिंदगी शुरू करी थी, आज वापस उसी शहर में आ गई थी। तेरे नु बेटा क्या कर रही है, तेरे साथ के बच्चे देख कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। फैमिली प्रेशर में आकर एमबीबीएस क्रैक करने की सोच रहे हो, तब तो खुशी नहीं मिलेगी। एमबीबीएस की सीट मिल भी जाएगी ना, तब भी हमेशा सोचते रहोगे 10x12 के एक छोटे से कमरे में सिंगल ट्यूब रॉड और 10-12 हजार के एक स्मार्टफोन के साथ रिकॉर्ड हुई बायोलॉजी एटीज की पहली यूट्यूब वीडियो। साल 2008 की बात है। मैं उस वक्त क्लास 8th में थी। मेरी समर वेकेशंस खत्म होने में बस कुछ ही दिन बचे हुए थे। मम्मी पापा को रियलाइज हुआ कि इन पूरी छुट्टियां रेनू घर पे ही थी, कहीं बाहर ही नहीं निकली। और ऐसा सिर्फ इस साल नहीं हो रहा था, पिछले 2-3 साल से होता चला जा रहा था। मेरे मम्मी पापा दोनों वर्किंग है, तो इस वजह से उन्हें छुट्टी लेना इतना ज्यादा आसान नहीं हो पाता है। तो हमारी छुट्टियां अक्सर घर पर ही बीत जाती है। मम्मी को एक आइडिया क्लिक हुआ, क्यों ना रेनू की एज की ही कुछ लड़कियों को घर पर इनवाइट किया जाए, इससे उसकी उनके साथ फ्रेंडशिप भी हो जाएगी। जब मम्मी ने मुझे इस प्लान के बारे में बताया, मैं बहुत खुश हुई। आई वॉज रियली एक्साइटेड टू मीट देम। लेकिन जैसे जैसे उनसे मिलने का टाइम पास आता चला जा रहा था, न जाने क्यों मैं नर्वस होने लगी। एंड द मोमेंट दे एंटर्ड माई हाउस, मैं घबरा गई। मेरी पूरी बॉडी शिवर करने लगी और हाथों से पसीना आने लगा। मम्मी मेरे रूम में एंटर हुई। मम्मी ने कहा, सुन तेरी नई फ्रेंड्स आई है। लेकिन मैं कुछ रिप्लाई नहीं दे पाई। मैंने अपने रूम का दरवाजा बंद कर दिया। मम्मी बोलती रही, रेनू दरवाजा खोल, वो लोग वेट कर रहे हैं। लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसा क्यों बिहेव किया। एंड दैट मोमेंट आई आस्क्ड माई सेल्फ, कहीं मैं इंट्रोवर्ट तो नहीं, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरे तो लाइफ में कभी फ्रेंड्स ही नहीं बन पाएंगे, और इस बिहेवियर के चलते मैं कभी सक्सेसफुल ही नहीं हो पाऊंगी। ऐसी कंफ्यूज सिचुएशन में ना आपके पास दो चॉइसेस होती है। या तो उस वीकनेस की वजह से आप इनसिक्योरिटीज और लो कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाओ, और या फिर उस वीकनेस को एक्सेप्ट करो और उसी को अपना वेपन बना के प्रेजेंट को बेटर बनाने पर फोकस करो। मैंने सेकेंड ऑप्शन चूज किया। लेकिन इस सेकेंड ऑप्शन पर वर्क करते करते मुझे पूरे 10 साल लग गए। नमस्कार, मेरा नाम रेणुका अंतवाल है। मेरा जन्म देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से टाउन अगस्त्यमुनि में हुआ। क्लास 6 तक की पढ़ाई मैंने अगस्त्यमुनि के केंद्र विद्यालय स्कूल से करी है, और क्लास 7 से 12 तक की पढ़ाई मैंने देहरादून के दून इंटरनेशनल स्कूल से कंप्लीट करी है। मेरे पापा, जो कि खुद भी एक पुलिस ऑफिसर है, हमेशा से चाहते थे मैं यूपीएससी क्रैक करूं। क्लास 7-8 से ही वो मेरे लिए यूपीएससी से रिलेटेड मैगजीन्स घर पर लेकर आते थे, ताकि यूपीएससी फील्ड से रिलेटेड मेरा इंटरेस्ट जनरेट हो। मैंने टॉपर्स के इंटरव्यूज के बारे में बहुत सुना, उनकी स्ट्रैटेजी वीडियोस पढ़ी, उनकी स्ट्रैटेजी वीडियोस देखी, लेकिन सच कहूं यूपीएससी की तरफ कभी दिलचस्पी बढ़ी ही नहीं। क्लास 10th में मेरे 9.8 सीजीपीए आए। मुझे बायोलॉजी बहुत पसंद थी, तो मैंने पीसीबी ले ली। एमबीबीएस करनी है, इस चीज को कभी सीरियसली नहीं लिया। मैं तो ये सोच रही थी कि 11-12 स्कूल के आखिर के 2 साल होते हैं, मैं तो अच्छे से स्कूल लाइफ एंजॉय करूंगी। 12th में आई स्कोर्ड 92.4%। उस साल नीट भी दिया, लेकिन मेरी गाड़ी बीडीएस तक ही जा रुकी। मेरे स्कूल के काफी क्लासमेट्स भी नीट के लिए ड्रॉप ले रहे थे, तो मैंने सोचा चलो यार एक साल ड्रॉप करके देख लेते हैं। पूरी ड्रॉप ईयर जर्नी में 60% मैंने प्रिपरेशन पर ध्यान दिया और 40% मस्ती करी। मेरी पहली गलती, स्टार्टिंग में मैं टॉप 5 रैंकर्स के अंडर भी आती थी, लेकिन 2-3 महीने बाद मेरा पढ़ाई से ना इंटरेस्ट लूज होने लगा, और रिजल्ट ये निकला कि मेरी रैंक धीरे धीरे डाउन होती रही। मैंने कभी वापस से कोचिंग टेस्ट में टॉपर रैंकर्स की लिस्ट में आने की कोशिश ही नहीं करी। मेरी दूसरी गलती, जो टॉपिक्स मुझे डिफिकल्ट लगते थे उनको स्टार मार्क कर देती थी कि बाद में पढ़ूंगी, लेकिन वो बात कभी आया ही नहीं। मेरी तीसरी गलती, और इन 3 गलतियों का नतीजा ये निकला कि जब मैंने नीट का अटेम्प्ट दिया तो वापस से मेरी गाड़ी बीडीएस पर ही जा रुकी। बीडीएस मुझे करना नहीं था, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था, और ना किसी ने मुझे बीडीएस के स्कोप के बारे में बताया था। इस बीच मेरे उत्तराखंड की पन्नागर यूनिवर्सिटी की कट ऑफ भी क्लियर हो गई वेटरनरी कोर्स के लिए, लेकिन मुझे एनिमल से उस वक्त बहुत ज्यादा डर लगता था, तो मैंने वेटरनरी ज्वाइन नहीं किया। फिर डीयू की कट ऑफ रिलीज हुई और मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलत राम कॉलेज में बीएससी ऑनर्स ज़ूलॉजी में एडमिशन ले लिया। जब ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेमेस्टर के बाद मैं घर आई छुट्टियों में, तो मैं अपने स्कूल के कुछ फ्रेंड्स से मिली, जिन्होंने मुझे बताया कि रेनू तेरी रैंक पे ना नीट की 3rd राउंड ऑफ काउंसलिंग में एमबीबीएस की सीट मिल रही थी, तूने काउंसलिंग क्यों नहीं अटेंड करी। बहुत गिल्ट हुआ। काउंसलिंग अटेंड कर लेती तो शायद आज मैं भी एमबीबीएस कर रही होती। लेकिन सच बताऊं, इस बीच ना मेरे ड्यू में बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, और दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक्सपोजर में मुझे बहुत मजा आ रहा था। तो फिर मैंने इस बात को भी ज्यादा सीरियसली लिया नहीं, तो फिर और चली गई वापस से अपनी डीयू की लाइफ एंजॉय करने। इस बीच मेरा टीचिंग में भी इंटरेस्ट डेवलप होने लगा, तो मैंने सोचा कि डीयू से बीएससी ऑनर्स ज़ूलॉजी कंप्लीट करने के बाद मैं तो डीयू से ही एमएससी करूंगी, फिर बीएड करूंगी और स्कूल टीचिंग करूंगी।
मुझे ना ओवर कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा था कि मैंने एमएससी ज़ूलॉजी के लिए सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए ही अप्लाई किया। इंडिया के किसी और यूनिवर्सिटी का फॉर्म ही नहीं भरा। और इस ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा ये निकला कि मेरा एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में कट ऑफ क्लियर ही नहीं हो पाई। सारा सामान पैक किया और वापस देहरादून आ गई। 3 साल पहले जहाँ से ज़िंदगी शुरू करी थी, आज वापस उसी शहर में आ गई थी। बुरा लग रहा था यार, कोई प्लान ही नहीं था। जो सोचा था वो तो हो ही नहीं रहा था। मैंने हमेशा से सोचा था कि अगर अंडर ग्रेजुएट कोर्स डीयू से हो रहा है तो पीजी डीयू या फिर उससे अच्छी लेवल की यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, लेकिन वापस से उसी शहर में आ गई हूँ। फिर मैंने खुद को समझाया, नहीं रीनू, ऐसा करते हैं, डीयू से एमएससी तो अभी भी करनी है, पहले बीएड कर लेते हैं। तो मैंने देहरादून की श्री गुरु रामराय यूनिवर्सिटी में बीएड में एडमिशन ले लिया। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर तक तो सब सही चल रहा था, लेकिन बीएड के सेकेंड सेमेस्टर में आकर मुझे लगने लगा कि मैं ना लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रही हूँ, और जो कुछ भी कर रही हूँ वो मुझे खुशी नहीं दे रहा है। इसी बीच मेरा भाई विशाल अंतवाल यूट्यूब पर व्लॉग्स अपलोड कर रहा था। उसे व्लॉगिंग करते देख, उसकी व्लॉगिंग एक्सेसरीज देख, उसे ट्रिप्स पे जाते देख मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। मैंने कहा मेरी लाइफ भी ऐसी हैपनिंग होनी चाहिए। तो एक दिन मैंने अपने भाई से कहा, सुन तू ना मेरी एक वीडियो रिकॉर्ड कर। देख व्लॉगिंग मुझे करने नहीं आती, लेकिन हाँ मैं पढ़ा जरूर सकती हूँ। तो ऐसा कर, मैं एक टॉपिक प्रिपेयर करती हूँ और वो वीडियो रिकॉर्ड करके देखते हैं और यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। 10 बाई 12 के एक छोटे से कमरे में सिंगल ट्यूब रॉड और 10-12 हजार के एक स्मार्टफोन के साथ रिकॉर्ड हुई बायोलॉजी एटीज की पहली यूट्यूब वीडियो, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मेरे पेरेंट्स इनिशियली मेरे यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने वाले डिसीजन को लेकर ज्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि पापा तो इस उम्मीद में थे ना कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद बेटी यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, ये तो कंटेंट क्रिएटर बनने की सोच रही थी। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्हें लगा यार बीएड तो वैसे भी चल रहा है, उसके साथ साथ यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड कर भी रही है तो क्या हुआ। उन्होंने मेरे यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करने वाली चीज को एज अ हॉबी ही कंसिडर किया। मुझे याद है 7-8 मिनट की एक यूट्यूब वीडियो अपलोड करने के लिए घर से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर मुझे एक साइबर कैफे में जाना होता था। साइबर कैफे में इंटरनेट यूज करने की फीस 20 रुपए होती थी, यानी कि एक 7-8 मिनट की वीडियो अपलोड करने के लिए मुझे पहले 20 रुपए देने पड़ते थे, घर से 5-6 किलोमीटर ट्रैवल भी करना पड़ता था। ऐसा करते करते 3-4 महीने बीत गए। जब मम्मी पापा ने मुझे ऐसा करते देखा तो उन्हें लगा ये सिर्फ हॉबी तो नहीं है, रेनू यूट्यूब को लेकर सीरियस होने लगी है। इस बीच मेरे पेरेंट्स ने, मेरे रिलेटिव्स ने, फैमिली फ्रेंड्स ने, सभी ने मुझे समझाया, बेटा तू बहुत हार्ड वर्किंग है, ये सारी मेहनत अगर तू यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए करेगी, तेरा देखना एक ही बार में यूपीएससी क्रैक हो जाएगा। कंफ्यूज स्टेट में रहने वाली रेणुका पहली बार जिंदगी में कुछ ऐसा कर रही थी जो कि उसे खुशी दे रहा था। उसे पहली बार अपनी फ्यूचर को लेकर चीजें क्लियर दिखने लग गई थी। यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करने से उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा था। ये सब बातें मेरे मन में चल रही थी, लेकिन ये सारी बातें मैं अपने पेरेंट्स को कैसे समझाती। 9-10 महीने बीत गए, यही सिलसिला चलता रहा। वीडियो रिकॉर्ड होती थी, साइबर कैफे जाती थी, 20 रुपए देती थी, वीडियो अपलोड करती थी, घर आती थी, पेरेंट्स रिलेटिव सब सुनाते थे, रेनू बेटा क्या कर रही है, तेरे साथ के बच्चे देख कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ जॉब भी करने लग गई है, प्लीज टाइम वेस्ट मत कर। मैंने किसी की नहीं सुनी, क्योंकि मैं खुश थी और मेरे लिए मेरी खुशी से बढ़कर इस वक्त कुछ भी नहीं था। 9-10 महीने बाद क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम जब करीब आ रहे थे, तो मैंने क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर क्लास 10 बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन नाम से एक वीडियो अपलोड करी, एंड लकीली दैट वीडियो क्रॉस्ड 10,000 व्यूज इन वन डे। एक ऐसे YouTube क्रिएटर्स जो पिछले 5-6 महीने से हर दिन सिर्फ 25-30 व्यूज ही गेन कर रही थी, जिसके वीडियोस में कमेंट्स सिर्फ उसके खुद के फ्रेंड्स, उसके भाई और उसके भाई के फ्रेंड्स के आते थे, आज उसकी वीडियोस में अनजान लोगों के कमेंट्स आने लग गए थे। डेली मुश्किल से 5-6 कमेंट्स आते थे, लेकिन आज डेली के 100+ कमेंट्स आ रहे थे। सोच सकते हो मेरा कॉन्फिडेंस का लेवल कहाँ चले गया होगा। फिर मैंने सोचा अगर ये वीडियो अच्छी गई है तो क्यों ना बच्चों के लिए स्ट्रैटेजी वीडियो अपलोड करी जाए, क्यों ना बच्चों को एग्जाम के लिए मोटिवेट किया जाए। और वो सारी वीडियोस में भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा। एंड देन आई रियलाइज्ड कि रेणुका, तुम्हारी सिर्फ पढ़ाने वाली नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी और मोटिवेशन वाली वीडियोस भी बहुत अच्छी जा रही हैं। ये वीडियोस भी तुम्हें बच्चों के करीब लेकर जा सकती है। एंड देन देयर वाज नो टर्निंग बैक। बीएड कंप्लीट होने के बाद मैं डीयू नहीं गई, मैंने देहरादून के ही डीएवी कॉलेज में एमएससी ज़ूलॉजी में एडमिशन ले लिया और साथ साथ अपनी यूट्यूब वीडियोस पर भी वर्क करती रही। अनजान लोगों से बात करने में हिचकिचाने वाली लड़की आज इंडिया की टॉप एडटेक कंपनीज के साथ काम कर चुकी है। कामयाबी के बाद बजी तालियों से कई ज्यादा ऊपर होता है कंधे पे रखा हुआ वो हाथ जब आप स्ट्रगल कर रहे हो। हम लोगों की ना एक बहुत गलत सोच है। हम ये मानते हैं कि जिस इंसान की जिंदगी में पैसे की जितनी ज्यादा तंगी, स्ट्रगल उतना ज्यादा बड़ा। पैसे का प्रेशर संघर्ष, लेकिन दिमाग के प्रेशर का क्या?
पैनिक अटैक्स, एंजाइटी, लो फेजेस, डिप्रेशन, इन सब के प्रेशर का क्या? सारी फैसिलिटीज होने के बावजूद भी जब आपके सपनों के पीछे, जब आपके अपने ही आपका साथ नहीं देते हैं, अपने सपने पूरे करने के लिए आप लोगों को अपनों से ही लड़ना पड़ जाता है, उस प्रेशर का क्या? मेरी जिंदगी में मैं मानती हूँ सारी फैसिलिटीज थी। मेरा हमेशा से सपना ये था कि मैं सोसाइटी को सर्व कर सकूं। अगर मेरे अंदर ये टैलेंट है कि मैं अपने शब्दों के बलबूते पर किसी को इंस्पायर कर पा रही हूँ तो वो जरूर करूँ। मैं बचपन से सुनती आई थी कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं और भगवान इंसान की जिंदगी बचा सकता है, इसीलिए मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। लेकिन अब एडुकेटर बनने के बाद मुझे इतना रियलाइज हो गया है कि जिंदगी बचाना सिर्फ मेडिसिन से ही जरूरी नहीं, अब अपने शब्दों से, किसी का साथ देकर, अपनी प्रेजेंस से भी जिंदगी बचा सकते हो। सच बता रही हूँ, अपनी यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे इंस्टाग्राम के डीएम में कई बार मुझे बच्चों के ऐसे नोट्स भी मिलते हैं, ऐसे डीएम्स भी मिलते हैं जहाँ पर बच्चे कहते हैं दी हमें जीने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। फिर उनसे बात करती हूँ, घंटों बात करती हूँ और उन्हें समझाती हूँ कि लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है। सपने ना पाकर भी नए सपने के सपने देखना कितना खूबसूरत लगता है। जब आपके अपने ही आपका साथ नहीं देते हैं और फिर भी तुम जीत जाते हो तो कितना अच्छा लगता है। अब मुझे लगता है कि मैं डॉक्टर बन के जिंदगी नहीं बचा रही हूँ तो क्या, मैं खुद की प्रेजेंस से, अपने शब्दों से और बच्चों का साथ देकर जिंदगी बचा रही हूँ। तो मेरी नजर में मैं भी किसी डॉक्टर से कम नहीं हूँ। हाँ, हाउ टू क्रैक नीट? खुश रहो, खुश रहते हुए प्रिपरेशन करो, डेडिकेटेड रहो। जैसे तुम्हारी रेणुका दी बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी ना अपने कॉलेज वाले टाइम पर, वैसा बिल्कुल भी मत बनो। जितना तुम्हारी रेणुका दी ने कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन अपने यूट्यूब चैनल पर दिखाई, बस उतनी ही कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपरेशन करो। देखो, जब कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क, कॉन्फिडेंस, फोकस के साथ तुम किसी गोल को अचीव करने में लग जाओगे ना, तो तुम्हें जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। और सुनो, फैमिली प्रेशर में आकर एमबीबीएस क्रैक करने की सोच रहे हो तब तो खुशी नहीं मिलेगी। एमबीबीएस की सीट मिल भी जाएगी ना, तब भी हमेशा सोचते रहोगे कहीं मैं कुछ और करता तो शायद ज्यादा खुश होता ना। जैसे आज मैं सोचती हूँ कि सच में अगर मेरा यूपीएससी क्रैक हो जाता, क्या मैं इतनी खुश होती जितनी मैं आज हूँ? मेरे पापा आज भी कई बार मुझसे पूछते हैं कि रेनू, अगर तेरा यूपीएससी क्रैक हो जाता तो शायद एक अलग ही ओहदा होता। लेकिन मुझे पता है कि वो ओहदा, वो स्टेटस मुझे नहीं चाहिए था। मुझे बच्चों का इतना सारा प्यार मिला है ना, इस स्ट्रेंथ के आगे पैसा, फेम, नेम ये कुछ भी नहीं। तो खुश रहते हुए नीट की प्रिपरेशन करो, डेडिकेटेड रहो, कंसिस्टेंट रहो। किसी और के सपने पूरे करने की वजह से नीट क्रैक मत करो। अगर ये तुम्हारा सपना है तो नीट क्रैक करो और मेहनत करो, तुम्हारा नीट क्रैक जरूर होगा। तो आप पहले खुद से पूछो, नीट क्रैक करना क्यों है और किस वजह से कर रहा हूं। जब वो चीज क्लियर हो जाएगी ना, तो आगे के पाथ पर आप बहुत अच्छे से वर्क कर पाओगे। दूसरी चीज, आपकी स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर होनी चाहिए। 4 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, चारों सब्जेक्ट्स में से देखो तुम्हारा बैकबोन सब्जेक्ट कौन सा है। जैसे अगर मैं अपने आप को नीट एस्पिरेंट इमेजिन करूं तो मेरे लिए जूलॉजी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है, इसीलिए मैंने बीएससी भी जूलॉजी से करी, एमएससी भी जूलॉजी से करी। तो मैं इस चीज को लेकर तो एकदम क्लियर थी कि जूलॉजी में तो मेरे फुल मार्क्स आने हैं, चाहे बाकी सब्जेक्ट्स में थोड़े कम नंबर क्यों ना आ जाए। तो पहले बैकबोन सब्जेक्ट को चूज कर लो और उसमें फुल मार्क्स लेकर आने हैं, ये टारगेट कर लो। अब हमेशा अपने मंथली टारगेट्स को डिसाइड कर लो। जैसे मैं कह रही हूं कि मेरा जून मंथ का टारगेट है कि मुझे फिजिक्स के 3 चैप्टर्स, केमिस्ट्री के 4 चैप्टर्स, बॉटनी सेक्शन से 2 चैप्टर्स, जूलॉजी सेक्शन से 2 चैप्टर्स करने हैं। अब उस पर्टिकुलर टारगेट को वीकली टारगेट्स में डिवाइड करो कि मैं इस वीक कितना पढ़ूं कि मेरा मंथ एंड तक वो टारगेट कंप्लीट हो जाए। अपने वीकली टारगेट्स को डेली टारगेट्स में डिवाइड करूं कि आज मैं चारों सब्जेक्ट पढ़ूंगा या फिर सिर्फ 3 या 2 सब्जेक्ट्स पढ़ूंगा। हर रात सोने से पहले जो कुछ भी तुमने पढ़ा है उसको रिवाइज करके सोना। इससे तुम्हारी नींद एक कॉन्फिडेंस भरी नींद होगी कि मैंने जो कुछ भी पढ़ा था मुझे याद भी हो गया है। ठीक है, पहले क्या किया? पहले तो रीजन क्लियर कर दिया कि नीट क्रैक करना क्यों है भैया, खुद के लिए या किसी और के लिए। अब अपना टारगेट चार्ट डिसाइड कर लिया, मंथली टारगेट्स को वीकली, वीकली को डेली टारगेट्स में तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया। अच्छा, अपना ड्रीम स्कोर तो टारगेट कर लिया है ना। हमेशा किसी गोल की तरफ बढ़ने से पहले देख लिया करो कि तुम्हें पहुंचना कहाँ है। तुम्हें 700 स्कोर करना है, 680 स्कोर करना है, वो मार्क कर लो। और चाहो तो अपने रूम में एक चार्ट पेपर पे लिख दो अपना नाम और मेंशन करो वो स्कोर जो कि तुम नीट के स्कोर कार्ड में देखना चाहते हो। और फिर अपने मंथली टारगेट्स, वीकली टारगेट्स, डेली टारगेट्स डिसाइड करते हुए प्रेपरेशन करते रहो। डेली टारगेट्स डिसाइडेड, रात को सोने से पहले रिवाइज करके सोगे। पूरे महीने में 2 दिन ऐसे होंगे जो तुम्हारे रिवीजन डे होंगे, उसको तुम 14 डेज के स्लॉट में डिवाइड कर दो। जैसे कि शुरू के 2 हफ्ते तुमने जो कुछ भी पढ़ा, 15th डे उसे रिवाइज करो। फिर 16th डे से लेकर 27 डे तक तुमने जो कुछ भी पढ़ा, मंथ एंड में उसे रिवाइज करो। इससे क्या होगा, पूरे महीने भर जो कुछ भी तुमने पढ़ा होगा उसे 2 बार तुम रिवाइज कर चुके होंगे बच्चों। हफ्ते में 2 दिन तुम्हारे चीट डे भी हो सकते हैं, हाँ, जिस दिन तुम थोड़ा ब्रेक ले सकते हो। कोई मूवी देखनी है मूवी देख सकते हो, दोस्तों के साथ घूम सकते हो, थोड़ा बहुत मोबाइल फोन स्क्रॉलिंग करनी है तो उस दिन कर सकते हो।
हो, तो पूरे महीने भर का तुम्हारे पास प्लान रेडी होगा, पूरे महीने भर में 2 दिन तुम रिविजन कर रहे होंगे, पूरे महीने भर में तुम्हारे पास 2 दिन ब्रेक के भी मिल गए होंगे। हो तो गई मेरी जान अच्छे से प्रिपरेशन। और ध्यान रखना, हमेशा लास्ट का 1 महीना तुम्हारा थोड़ा बोनस में चलना चाहिए। जैसे तुम्हारा नीट का पेपर मई में होता है, तो ऐसा लेकर चलो कि मार्च मंथ तक मेरा किसी भी हाल में सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ताकि अप्रैल मंथ में मेरा कंप्लीट रिविजन चले। अगर आप इसी तरीके से प्रिपरेशन करोगे, कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, फोकस के साथ तैयारी करोगे, तो आप लोगों को नीट क्रैक करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी की अगर बात करें तो बच्चों 4 सब्जेक्ट्स हैं। इन 4 सब्जेक्ट्स में से आपने डिसाइड कर लिया है कि आपका बैकबोन सब्जेक्ट कौन सा है। सबसे पहले आपको उसी को अटेम्प्ट करना है। मेरी मानो तो सबसे पहले बायोलॉजी से स्टार्ट करा करो, चाहे बॉटनी या जूलॉजी, जो भी आपको इजी लगता है उस सेक्शन से आप लोग स्टार्ट किया करो। और हमेशा ध्यान रखो, जो क्वेश्चंस आपको आते हैं पहले फटाफट OMR में उसे मार्क कर लिया करो। आप चाहो तो स्लॉट्स बनाते हुए भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे मैं कह रही हूँ कि जूलॉजी में आपके टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आप लोगों को 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। आप क्या करिए, 15-15 क्वेश्चंस का स्लॉट बना दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक मैंने फटाफट क्वेश्चन पेपर में ही छोटे छोटे टिक मार्क कर दिए कि इनका आंसर क्या है, और फिर उसे OMR शीट में फिल कर दिया। फिर अगेन 15 क्वेश्चंस का स्लॉट बनाइए, उसे OMR शीट में फिल करते रहिए। टाइम मैनेजमेंट का सबसे अच्छा तरीका है ये। तो आपने सबसे पहले इजी सेक्शन से स्टार्ट किया, 15 क्वेश्चंस के स्लॉट बनाए, पहले क्वेश्चन पेपर में मार्क किया, फिर OMR शीट में मार्क किया। जब आपके सारे वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे जो कि आपको आते थे, अब उन क्वेश्चंस पर जाइए जो कि आपको डिफिकल्ट लगते थे। एक क्वेश्चन पे मैक्सिमम 3 से 4 मिनट ही दीजिएगा। अगर आपको लग रहा है 3-4 मिनट में भी नहीं हो पा रहा है, डायरेक्टली दूसरे क्वेश्चन पर जंप कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका कोई वो क्वेश्चन मिस हो जाए जो कि आप कर सकते थे, है ना। इसमें भी सबसे पहले बॉटनी सेक्शन और जूलॉजी सेक्शन कंप्लीट करिएगा, फिर केमिस्ट्री करिएगा और लास्ट में फिजिक्स करिएगा, क्योंकि फिजिक्स में कैलकुलेशन ज्यादा होती है। कहीं ऐसा ना हो कि कैलकुलेशन करने के चक्कर में थ्योरी वाले क्वेश्चंस तुम्हारे छूट गए, ठीक है। और हमेशा अपनी 3 घंटे 20 मिनट के पेपर में थोड़ा बोनस टाइम लेते हुए चलना कि विद इन 3 आवर्स मेरा पेपर कंप्लीट हो जाए, लास्ट के 20 मिनट्स में डिफिकल्ट क्वेश्चंस या फिर एक बार OMR शीट को टैली करने के लिए लगा दूं। तो इस तरीके से आप लोगों को पेपर अटेम्प्ट करना है। नर्वस बिल्कुल भी नहीं होना है, कॉन्फिडेंट रहो यार। जितना कुछ भी पढ़ा है बस ये सोचो कि वहां से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं करके आऊंगा। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दिख गया जो मैंने पढ़ा ही नहीं था, तो फिर हम क्या कर सकते हैं ना, उसको लेकर गिल्ट मत रखो। लेकिन ये सोचो जो घर से पढ़कर आया था वहां से तो सब कुछ करके आना है। जोश टॉक नीट का दिल से शुक्रिया कि उन्होंने मुझे जरिया दिया कि मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस बच्चों तक शेयर कर सकूं। थैंक यू सो मच। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है नीट एग्जाम क्लियर करके देश के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना और डॉक्टर बनना। लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है और हो सकता है कि हमारे मन में ये 2 क्वेश्चंस हैं। तो पहला सवाल कि हम कोचिंग कहाँ से लें, और दूसरा सवाल कि अगर हम किसी कोचिंग में एडमिशन लें तो हमारी फीस पर हमारी कुछ बचत हो पाए। और इसलिए बहुत नीट एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकता है उनकी इस जर्नी में। तो एक कोचिंग और मान गई है, मोशन क्लासेस। वैसे ये नाम तो आपने पहले सुना ही होगा, क्योंकि NV सर को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत है ही नहीं। तो मोशन क्लासेस अब हमें कांटेक्ट करेंगी और हमारे क्वेश्चंस को आंसर करने में हेल्प करेंगी। हम घर बैठे मोशन से अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं, और हाँ, हम यहाँ एडमिशन भी ले सकते हैं। ये बहुत वैल्यूएबल हेल्प होगी उन सारे ही एस्पिरेंट्स के लिए जिन्हें काफी डाउट है कि कौन से कोर्स में एडमिशंस लेकर मेरी नीट की जर्नी को आसान बनाया जा सके। तो अगर आप नीट के लिए कोचिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है जहां हम अपना नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं, और जोश टॉक्स आपका कॉन्टैक्ट नंबर इंस्टीट्यूट के साथ शेयर करेगा। तो कोचिंग अब आपको खुद कांटेक्ट करेंगी, और जोश टॉक्स ये भी कोशिश करेगा कि दूसरे इंस्टीट्यूट्स भी हमें रीच आउट करें और अपने कोर्सेज की सारी डिटेल्स और एडमिशन लेने पर कुछ डिस्काउंट हमें दे पाए। तो अब जोश के स्टूडेंट्स घर बैठे फोन पर गाइडेंस और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और एडमिशन भी। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल एस्पिरेंट्स। जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है। जय हिंद।